हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ थर्ड मॉक का एनालिसिस शेयर करूंगी। और मैंने ये जो थर्ड मॉक दिया है अपना, वो अड्डा 247 के चैनल से दिया है, मतलब अड्डा 247 प्लेटफॉर्म से दिया है। और मैंने उनका फर्स्ट मॉक अटेम्प्ट किया था। और इनकी जो मॉक है वो तो नए हैं, बट इनका जो मार्किंग पैटर्न है वो मुझे नहीं समझ में आया। वो उन्होंने 200 से ही उन्होंने मतलब पूरा मेरिट सेक्शन और नॉन मेरिट सेक्शन दोनों को ऐड करके आउट ऑफ 200 मार्क्स जो हैं वो दिए हैं। मैं आपको अपना सेक्शनल मार्क्स जो है वो दिखा देती हूँ। रीजनिंग में मेरे मार्क्स हैं 20 आउट ऑफ 6.3। आफ्टर दैट इंग्लिश 14.5। इंग्लिश का जो सेक्शनल कट ऑफ है वो बहुत थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, तो आप लोग फोकस यही करो कि आपके जो मार्क्स हैं वो एटलीस्ट 15 तो आ रहे हैं। मेरे मार्क्स भी 14 है, मुझे भी इसमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आफ्टर दैट कंप्यूटर सेक्शन, इसमें मार्क्स है मेरे 7.3, पॉइंट में 8.8 है। आफ्टर दैट डिसीजन मेकिंग, जिसमें 3.3 मार्क्स है। और इसके बाद अब हम लोग मेरिट सेक्शन में 4.8 है। ईएसआई में है और 60, तो 20 इधर से हो गए और 24 इधर हो गए, 44 और 45 46, अराउंड 46 मार्क्स हैं मेरे जो आउट ऑफ 100 है। और मैं आपको ना पूरा सॉल्यूशन जो है मॉक का वो शो कर देती हूँ। और ये जो मॉक है, मैंने टेस्ट प्राइम का सब्सक्रिप्शन मेरे पास था, तो इस वजह से मैं अभी इसी मॉक पे रिलाई कर रही हूँ। और मुझे इन मॉक का लेवल थोड़ा सा सही लगा। मतलब अगर मैं एआरडी ईएसआई और इनकी बात करूँ तो मुझे इनका लेवल सही लगा। सबसे पहले मैं फर्स्ट रीजनिंग सेक्शन पे आती हूँ। रीजनिंग सेक्शन पे सबसे पहला क्वेश्चन ही कोडिंग डिकोडिंग से था। ओके, आई विल शो यू क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन इजी था तो मैंने इसको सॉल्व किया था। आफ्टर दैट 5 क्वेश्चन थे इसमें से, उसके बाद डायरेक्शन डिस्टेंस का था और मैंने इसको भी सॉल्व किया था। उसके बाद पज़ल था, मैंने पज़ल सॉल्व नहीं करा था। और आफ्टर दैट पज़ल के बाद सेलॉक्स के क्वेश्चंस थे, मैंने सेलॉक्स के क्वेश्चन सॉल्व करे थे। बिकॉज मैं ऐसा फोकस कर रही थी कि इस टाइम पे कि जो भी सेक्शन है जिनमें कम टाइम लगेगा उनको सॉल्व कर लेती हूँ, बिकॉज सारे क्वेश्चंस तो मुझे रीजनिंग से सॉल्व नहीं करने। तो रीजनिंग में टोटल मैंने आई विल शो यू। रीजनिंग में टोटल मैंने इतने क्वेश्चन करे थे जिसमें से मेरे 3 गलत है। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन मैंने करे थे। 8 क्वेश्चन मेरे सही हैं और 3 गलत हैं। 11 क्वेश्चन टोटल मैंने करे थे। आफ्टर डेट इंग्लिश में मैंने जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे ये हैं और जो रॉन्ग है वो ये हैं। आफ्टर डेट इंग्लिश में मैंने ये वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे और इसमें से कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग भी हैं और कुछ क्वेश्चन राइट हैं। आई विल शो यू ऑल ऑफ द क्वेश्चंस। और ये पैरा जंबल से क्वेश्चन थे जो कि मैंने 2 क्वेश्चन स्टार्टिंग के अटेम्प्ट नहीं करे थे। आफ्टर दैट थर्ड वाला अटेम्प्ट करा था, फोर्थ अटेम्प्ट किया था मैंने और फिफ्थ अटेम्प्ट किया था। और ये वाला भी क्वेश्चन मेरा रॉन्ग है और इसका सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा। और ये वाले क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट करे थे। और आई विल मतलब मैं आपको ये सारे जो मॉक्स हैं और मतलब जो भी क्वेश्चंस हैं मेरिट सेक्शन में, तो मेरिट सेक्शन के जो क्वेश्चंस हैं वो तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मॉक्स में जो आप लोग को ऐसे एनालिसिस देखते देखते ना मतलब आपको याद हो जाएंगे। इवन क्योंकि जितना भी सेक्शन है, चाहे जीए का हो, चाहे ईएसआई का हो, चाहे एआरडी का हो, सारा का सारा जो पेपर है वो मेमोरी बेस्ड पे ही है। ऐसा कोई भी पेपर मतलब वो पेपर ऐसा नहीं है जिसमें आपको कुछ सॉल्व करना पड़े। और इसके बाद ये आरसी थी। आरसी मेरे को डिफ़िकल्ट लगी। आई विल शो यू द कंप्लीट आरसी, जो कि ये है। मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगी या फिर मुझे उस टाइम पे समझ नहीं आ रहा था जो भी है, बट मैंने जितना मुझे समझ में आया मैंने उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस मार्क करे थे, जिसमें से एक ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत है और एक ये वाला क्वेश्चन गलत है। आफ्टर दैट 3 क्वेश्चन ये गलत है और 3 क्वेश्चन इसमें गलत हैं आरसी के अंदर। और उसके बाद हम लोग चलते हैं, ये भी आरसी का क्वेश्चन है। और आप लोग पढ़िएगा, देखिएगा आरसी कैसी है, आप लोग को समझ में आती है कि नहीं। और
आई थिंक मैंने 3 प्लेटफॉर्म के मॉक अटेम्प्ट करे हैं। फर्स्ट मॉक मैंने अटेम्प्ट करा था प्रैक्टिस मॉक का, उसके बाद टेक्स्ट बुक का। मतलब प्रैक्टिस मॉक का जो मॉक था वो मुझे टेक्स्ट बुक के कंपैरिजन में थोड़ा सा उसका लेवल मुझे ईजियर साइड पे लगा। टेक्स्ट बुक का मॉक टफ था एज़ कम्पेयर टू प्रैक्टिस मॉक, और जो मुझे अंडर 247 का मॉक है वो मुझे सेम मतलब टेक्स्ट बुक के मॉक के लेवल पे लगा। मुझे इनका जो मेरिट सेक्शन है वो स्लाइटली मुझे मतलब रीजनिंग के सेक्शन पे जो उन्होंने कोडिंग डिकोडिंग दी थी वो क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि वो थोड़े से ईजियर साइड पे हैं। बाकी जो ओवरऑल एआरडी और ईएसआई का सेक्शन था वो सिमिलर था जैसा कि टेक्स्ट बुक पे था। तो अभी मैं इन्हीं मॉक पे रिलाई करने वाली हूँ, बिकॉज अब टाइम भी ज़्यादा दिन बचा है, तो मैं अब ना, और मेरे पास सब्सक्रिप्शन भी पड़ा हुआ है, तो मैं इन मॉक पे ही रिलाई करूँगी। इसके बाद ये कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं। जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस मुझे आते थे वो मैंने वो ही मार्क करे हैं, और ज़्यादा मैंने इस पे टाइम भी नहीं दिया था। मैंने बहुत ही कम टाइम दिया था, अराउंड 5 to 6 मिनट दिया था जितने भी क्वेश्चंस मेरे मार्क हुए थे। मैंने टोटल कंप्यूटर में इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे जिसमें से 2 क्वेश्चंस मेरे गलत हैं। आफ्टर दैट आई विल शो यू ऑल ऑफ द क्वेश्चंस। उसके बाद मैंने ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, ये वाला अटेम्प्ट किया था, और ये भी अटेम्प्ट किया था। आफ्टर दैट हम चलते हैं क्वांट सेक्शन की तरफ। ये गीगाबाइट से क्वेश्चन था, डीएनएस का फुल फॉर्म इससे क्वेश्चन था। और अब हम क्वांट सेक्शन की तरफ चलते हैं। क्वांट सेक्शन में मैंने 1 2 3 8 क्वेश्चन 9 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे मैंने इसमें, जिसमें से एक क्वेश्चन मेरा गलत है। ये डीआई अटेम्प्ट करी थी मैंने फर्स्ट वाली, और इसका थर्ड क्वेश्चन है। आफ्टर दैट फोर्थ और फिफ्थ इजी थी ये डीआई, और ये मैंने अटेम्प्ट करा था। आफ्टर दैट ये अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट करे थे, और इसके बाद की क्वेश्चन मैंने नहीं अटेम्प्ट करा था। इसके बाद मैंने ये जो था पूरा सेट मैंने अटेम्प्ट नहीं करा था। आफ्टर डी मैंने अटेम्प्ट करा था ये पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मेरा गलत है, और ये क्वेश्चन मैंने नहीं अटेम्प्ट करा था। आई थिंक बस मैंने इतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, उसके बाद मैंने नहीं अटेम्प्ट करे थे। ओके, एक क्वेश्चन ये वाला करा था, स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला। नहीं किया था, नहीं किया था बिकॉज मुझे लगा कि सफिशिएंट क्वेश्चन हो गए हैं, सो इस वजह से मैंने नहीं अटेम्प्ट करा। और डिसीजन मेकिंग पे चलते हैं। तो डिसीजन मेकिंग पे मैंने 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे, आउट ऑफ 3 जो है वो मेरे रॉन्ग हैं। आई विल शो यू क्वेश्चन। इसमें जो क्वेश्चन थे वो वैसे नहीं थे, मतलब कि ये क्वेश्चंस थोड़े से मतलब ट्रिकी थे, और मतलब थियोरेटिकल बेसिस पे थे। तो फिर ये क्वेश्चंस हैं। आफ्टर दैट हम लोग चलते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ। अब हम लोग चलते हैं अपने मैरिट सेक्शन की तरफ, और मैरिट सेक्शन में ओके, एक तो ये है क्वेश्चन, और इसके बाद हम लोग चलते हैं मैरिट सेक्शन पे। तो मैरिट सेक्शन में मैं आपको जीए के क्वेश्चंस दिखा देती हूँ, और जीए के क्वेश्चंस जो थे वो अच्छे थे। एक ये वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे द स्टार्टअप पॉलिसी फोरम SPF in collaboration with the India AI mission under the Ministry of Electronics and Information Technology launched a new podcast series। और इस पॉडकास्ट सीरीज का नेम क्या है, तो वो है इंडिया AI in एक्शन। आफ्टर दैट वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि जो हमारी PSL नॉर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग कितना परसेंटेज हमें प्राइवेट सेक्टर को देना है, स्मॉल फाइनेंस बैंक को। तो वो 60% है, जो कि मैंने अटेम्प्ट करा था। इसके बाद इस क्वेश्चन का मुझे आइडिया नहीं था, तो मैंने इसको नहीं अटेम्प्ट करा। आफ्टर डैट ये था, इसका भी मुझे कोई आइडिया नहीं था। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ सबमिट हिज रेजिग्नेशन। तो ये भी मैंने नहीं अटेम्प्ट करा, और मतलब मैं शॉर्ट क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर रही थी जो मुझे पता थे, वरना नेगेटिव मार्किंग हो जाती है इस वजह से। और ये वाला क्वेश्चन ये मैंने नहीं अटेम्प्ट करा था। आफ्टर डैट इन विच ईयर डिड द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बिकम फुली ऑपरेशनल, ये मैंने अटेम्प्ट नहीं करा था, 2009 है। और ये भी मैंने नहीं अटेम्प्ट करा था।
और ये भी नहीं अटेम्प्ट करा था, ये भी नहीं अटेम्प्ट करा था। ये वाला क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करा था 29th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज मालाबार 2025 फीचरिंग नेव्स ऑफ इंडिया, द यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। वो कहाँ पे हुआ था? तो गुआम में हुआ था। आफ्टर डैट ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं अटेम्प्ट करा था। ये फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट पे मतलब उसका किस चीज़ से रिलेटेड है, उसका मतलब उसको डिस्क्राइब करना है, उसका डेफिनेशन है। तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। और ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करा था, ये मेरा रॉन्ग है। इसमें PM10 का जो बेंचमार्क है, बेंचमार्क स्टैंडर्ड जिसको अचीव करना है, वो 60 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है। और ये था इन अगस्त 2025 विच कंट्री लॉन्च राइट बैंक, जिसमें वर्ल्ड का फर्स्ट AI पावर्ड बैंक है और वो मलेशिया है। ओके। और ये वाला जो रिसेंटली न्यूज़ में चल रहा है, तो एक किस तरीके का अटैक था, GPS स्पूफिंग था, तो सबको ही पता होगा। और अगर नहीं भी पता है ना, तब भी यहाँ पे ऐसे नेविगेशन से रिलेटेड दे रखा है, तो वो GPS स्पूफिंग ही होगा। और what is the minimum proportion of the prescribed cash reserve ratio that a bank must contain on each day subject to meeting the full prescribed CRR on an average basis over the reporting fortnight? ये 90% होता है। मुझे पता नहीं था तो मैंने अटेम्प्ट नहीं करा ये वाला क्वेश्चन भी। और ये वाला है कार्ड सेल थेरेपी, ये मैंने कल ही रिवाइज करा था, मैं भूल गई थी। इसका आंसर है नेक्स्ट कार्ड 19। ओके। और उसके बाद हम लोग चलते हैं, इसमें 11th एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्रा शक्ति 2025 began on 10th November 2025 at the foreign training node Belgavi, Karnataka. The first edition of this exercise was conducted in it is in 2012। मुझे नहीं पता था, मैंने नहीं करा। और ये which Indian state recently become the first in the country to approve 1 day of paid menstrual leave, वो कर्नाटका है। और after that, a former judge of Supreme Court of India has been reappointed as the chairperson of the National Company Law Appellate Tribunal NCCLAT। और ये है जस्टिस अशोक भूषण। मुझे नहीं पता था, तो मैंने सिर्फ इतने ही क्वेश्चन मार्क करे थे। आई थिंक 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन मैंने मार्क करे थे। तब 6 क्वेश्चन मेरे करेक्ट है और 7 क्वेश्चन मैंने मार्क करे थे, जिसमें से एक इनकरेक्ट है। और ESI सेक्शन के अंदर जाते हैं, तो ESI सेक्शन के जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े से मुझे सही लगे। और फर्स्ट क्वेश्चन जो ये था कि MOU साइन हुआ है नेस्ट और टाटा के बीच में, तो वो किस उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो वो ऑब्जेक्टिव जो है वो ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए एम्प्लॉयबिलिटी और करियर पाथवे को इन्हांस करना है। आफ्टर दैट ये था एशियाटिक लॉ एंड सेंसस, जिसमें जो लॉ एंड का नंबर है वो 674 से 891 हो गया है। और इसके बाद ये भारत राइस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था। इसमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर है भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस का? वो इंडियन राइस एक्सपोर्ट फेडरेशन है। ओके। और इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इसमें which two Indian cities become the first to receive wetland city accreditation under the Ramsar Convention? तो ये इंदौर और उदयपुर है। ये तो बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है और मतलब बहुत, ये तो सबको ही पता होगा। और ओके, वर्ल्ड फूड डे जो होता है वो 16 अक्टूबर को होता है। और अगर आपको ये भी पता है और आपको थीम भी पता है ना, तो आप उससे भी टैकल कर सकते हैं, जो कि हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड एंड बेटर फ्यूचर है। इसमें डे पूछा गया है और इसके बाद कौन किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, और फिर उसके बाद उसकी थीम पूछी गई है। और यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने नहीं करा था, बट आप वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव करा है $280 million loan for health system programming in which Indian state to improve the quality of life of elderly and vulnerable citizen, which is in Kerala। Okay, आफ्टर दैट हम लोग चलते हैं द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपेडा रिसेंटली फैसिलिटेटेड द फर्स्ट एवर एयर शिपमेंट ऑफ GI टैग इंडी एंड पुलियनकुंडी लाइम्स फॉर इंडिया टू विच कंट्री? और ये क्या है? यूनाइटेड किंगडम में। कहाँ पे हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है? तो यूनाइटेड किंगडम में एक्सपोर्ट करा है। ओके। और इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है
NCAP launched in dash by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change aims to improve air quality in 130 cities across, कितने स्टेट्स के अक्रॉस है तो वो 24 स्टेट्स है, ओके। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग नेस्ट से रिलेटेड है और उन्होंने एमओयू साइन करा है जेई नीट के लिए एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के साथ। तो वो किसके साथ एमओयू जो है वो साइन करा गया है, वो है अवंती फेलोज के साथ उन्होंने जो एमओयू है वो साइन करा है, ओके। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 130, जिसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से रिलेटेड है, जिसमें उसमें जो फ्रॉम द खरीफ 2025 सीजन पेनल्टी रेट पूछा गया है जो कि 12% है, ओके। आफ्टर दैट व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द न्यूली लॉन्च्ड मॉड्यूल ऑन द उम्मीद पोर्टल बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। तो उसका जो प्राइमरी पर्पस है टू सपोर्ट विडोज, डाइवोर्स्ड वुमेन एंड ऑर्फन्स फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटीज विथ मेंटेनेंस असिस्टेंस, ओके। After that, WTO was established as an outcome of which international agreement? इसका मुझे कोई आइडिया नहीं था और इसका जो एग्रीमेंट है वो मर्केश एग्रीमेंट है। After that, next question is recently April 2025 Simlipal Tiger Reserve, known as World Only Home to Wild Melanotic Tigers, was declared as a national park by the Odisha government। तो कितने नेशनल पार्क हैं जब हम इसको इंक्लूड कर लेंगे तो 107 है, ओके। मैंने अटेम्प्ट नहीं करा था क्योंकि मुझे याद नहीं था एग्जैक्ट, और ये वाला क्वेश्चन भी मैंने अटेम्प्ट नहीं करा था। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 135, ये मैंने अटेम्प्ट करा था बट ये मेरा क्वेश्चन रॉन्ग है एक्चुअली। पता नहीं इतने सारे जीडीपी एस्टिमेट है तो कुछ ना कुछ गलती ही हो जाता है, और इसमें आंसर भी बहुत क्लोज, मतलब ऑप्शंस भी बहुत क्लोज दे रखे थे। और ओके, यहाँ पे है विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बीन फॉर्मली एडमिटेड एज द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन मार्किंग द ग्रुप फर्स्ट एक्सपेंशन सिंस द 9th। तो वो तिमोर लेस्ते है, और ये शायद पिछली मॉक में भी एक क्वेश्चन रिपीट हुआ था, कुछ ऐसा ही था, एशियन से रिलेटेड कुछ तो क्वेश्चन था। और आफ्टर दैट ये महामेटेक मिशन था, उसके अंडर कितनी फंडिंग सपोर्ट दी गई है उसके बारे में है, और ये है 50 करोड़। और क्वेश्चन मैंने पहले वाला क्वेश्चन मैंने नहीं अटेम्प्ट करा था, ये भी नहीं अटेम्प्ट करा था, इसके बारे में मुझे नहीं आइडिया था। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज द नोडल एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिज़ाइन लिंक इनिशिएटिव इंसेंटिव। तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बिहाइंड लॉन्चिंग द स्प्री 2025 स्कीम बाय द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इन जुलाई 2025। तो वो है टू एक्सपैंड सोशल सिक्योरिटी कवरेज बाय अलाउइंग न्यू रजिस्ट्रेशन विदाउट रेट्रोस्पेक्टिव लाइबिलिटी। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है। मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था तो मैंने अटेम्प्ट भी नहीं करा, और ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट भी नहीं करने हैं, जिस पे मतलब जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपसे हो जा रहे हैं आपको वही अटेम्प्ट करने हैं। आफ्टर दैट ये वाला एक क्वेश्चन था, रिसेंटली जुलाई 2025 मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप लॉन्च द स्किल इंडिया असिस्टेंट एंड एआई पावर चैटबॉट। तो वो किन ने मिल करके लॉन्च किया था, इसका आंसर जो है मेटा है और एनएसटीसी है। मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था तो मैंने नहीं अटेम्प्ट करा। After that, which of the following is not a feature of the Kapas Kisan app launched recently by the Cotton Corporation of India? तो इसमें ना अगर आप ऑप्शन भी पढ़ोगे ना तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो कि कौन सा फीचर नहीं है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है जिसमें क्रॉप इंश्योरेंस की बात करी है, तो वो जो ऐप है वो क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा है। इवन जब हम लोग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बात करेंगे तो उसमें ये लाइन इंक्लूडेड है कि कोई भी ऐसा वेबसाइट या कोई भी ऐसा ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं बनेगा जिससे हम लोग क्रॉप इंश्योरेंस मतलब जिससे हम लोग क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड करें। सिर्फ और सिर्फ वो एक ही एप्लीकेशन है जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर आता है। आफ्टर डेट अगर कोई स्टेट भी इंश्योरेंस के लिए अप्लाई कर रहा है तो वो अपना एक स्पेसिफिक पोर्टल या स्पेसिफिक वेबसाइट एप्लीकेशन नहीं बना सकता है।
और क्वेश्चन नंबर 142 पे जाते हैं, जिसमें पलना स्कीम से रिलेटेड है। तो पलना स्कीम से रिलेटेड फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, सेकंड थर्ड फोर्थ करेक्ट है। आप लोग रीड कर लीजिएगा एक बार। और ये था अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11A ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, एस्टैब्लिशमेंट विद हाउ मेनी और मोर एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड दीज फैसिलिटीज। तो इसमें 50 और मोर एम्प्लॉयज हैं। ओके, ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं करा क्योंकि उस टाइम पे मुझे नहीं याद आ रहा था, तो मुझे लगा कि रॉन्ग हो जाएगा, इस वजह से मैंने नहीं अटेम्प्ट करा। और ये क्वेश्चन भी मुझे नहीं पता था, तो मैंने नहीं अटेम्प्ट करा। एंड आई थॉट कि मतलब मैंने नहीं पढ़ा है इसके बारे में, सो मुझे नहीं याद आ रहा था। और अंडर पीएम ई ड्राइव स्कीम जो 2000 करोड़ का फाइनेंशियल आउटले है, उसमें से कितने ईवी पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस बनाने हैं, वो 72,000 है उनका नंबर। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अटल टिंकरिंग लैब के ऊपर कितना अमाउंट दिया जाएगा, वो 20 लाख रुपीज़ है। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू इम्प्रूव द सर्टिफाइड सीड ट्रेसेबिलिटी, इसमें साथी पोर्टल में आई किस चीज़ पे स्टैंड करता है वो पूछा गया था, मुझे नहीं याद आ रहा था, तो मैंने इसको स्किप कर दिया। उसका मतलब है इन्वेंट्री। ओके, इसका जो पूरा जो फुल फॉर्म है वो है सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री। आफ्टर डैट ये नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025 से रिलेटेड है। मैंने इसको पढ़ा नहीं है, सो मैंने इसको मार्क भी नहीं करा था। इसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरा, ये वही पे प्रधानमंत्री धन धान्य योजना से रिलेटेड है। इसमें जो हमको मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस वाले से रिलेटेड है, जो कि दूसरा पार्ट है धन धान्य का। और एम्स टू इंक्रीज पल्स प्रोडक्शन, जो कि पल्स प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है हमें 350 लाख टन तक, और एरिया जो है अंडर कल्टीवेशन उसको 310 लाख तक इंक्रीज करना है, 10 लाख हेक्टेयर तक इंक्रीज करना है। और ये है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वर रिकॉग्नाइज एज द बेस्ट सफाई मित्रा सुरक्षित शहर इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-2025 फॉर देयर कमिटमेंट टू द सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ द सैनिटेशन वर्कर। तो वो जो सिटीज हैं तीन, विशाखापट्टनम, जबलपुर एंड गोरखपुर। और इसके बाद वी राइज इनिशिएटिव जो कि लॉन्च करा गया है नीति आयोग द्वारा वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के लिए एंड डीपी वर्ल्ड के लिए, इट प्राइमरली एम्स टू। देखो, अगर इस वाले क्वेश्चन पे भी जाए ना, तो हमें एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है, तो नॉर्मल सी बात है, हेल्प वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एक्सपेंड देयर बिजनेस ग्लोबली। तो अगर हम इसमें ना सेफ गेस भी लेना तो भी हम इसका आंसर कर सकते हैं। तो ये सही सेक्शन में मैंने नोटिस करा है कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ ऐसे लेंदी लगेंगे, बट दे मतलब वो बहुत ही उसमें से एक बहुत ही माइनर सी चीज़ उसमें से पूछ लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको ढूंढना है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पूरे एग्ज़ाम से मतलब पूरे जो सेक्शन है, ईएसआई का सेक्शन है, उससे आप गो थ्रू करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस ना बहुत आपको लास्ट में या बीच में किसी दो टफ क्वेश्चन के बीच में या कहीं पे भी आपको ऐसे मिलेंगे। तो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस थोड़े से टफ होते हैं, ताकि मतलब स्टार्टिंग के क्वेश्चंस नहीं बन रहे तो आपको ऐसे डिमोटिवेट नहीं हो जाना कि बाकी के नहीं बनेंगे। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस बीच बीच में मिलेंगे, क्योंकि मैंने हर 3 मॉक दिए हैं और तीनों मॉक में मैंने ये एनालाइज करा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चंस ऐसे हैं, इवन 3 to 4 क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे जिनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगर आपको जो आपका कट ऑफ है, सेक्शनल कट ऑफ है, वो तो क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद आपको सेफर साइड ले करके आपको बाकी जो आपने पढ़ा है, जो आपकी नॉलेज है, तो उससे आपको इन्हांस करना है चीज़ों को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। द 6th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट was held at the Palace Dash Nations in Dash under the theme of Dash। तो वो जेनेवा में हुआ था, मुझे नहीं पता था, तो मैंने नहीं मार्क करा। आफ्टर दैट ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट, इंडिया ने जो पोजीशन ऑक्यूपाई करी है टोटल फॉरेस्ट एरिया में, वो 9th पोजीशन है, और जो उसकी रैंक है फॉरेस्ट नेट फॉरेस्ट एरिया गेन में, वो 3rd पोजीशन है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। The Talash Tribal Aptitude Life Skill and Self-Esteem Hub Initiative, a national program to support the all-round development of the students in Eklavya Model Residential School, has been launched by the National Education Society for Tribal Students। किसके साथ कोलेबोरेशन में करा है, तो वो यूनिसेफ है। और ये मुझे नहीं पता था, मैंने नहीं मार्क करा। और ये है फ्रॉम मैन होल टू मशीन होल, और ये कहाँ पे हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है। बाकी आप क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा।
और as per Swachh Sarvekshan 24-25, which of the following cities have been recognized the new generation of clean cities under the Swachh शहर कैटेगरी? अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ है। और what recent veterinary healthcare milestone has the Department of Animal Husbandry and Dairying achieved in India? The release of India's first ever national guideline for animal blood transfusion and blood bank. तो ये एक रीसेंट माइलस्टोन है जो कि अचीव करा गया है। ओके, इंडिया ने जो अचीव करा है, तो ये तो ऐसे आपको याद भी रह जाएगा। क्वेश्चन ऐसा फंसता है तो आप लोग आसानी से आंसर कर सकते हो। रिलीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट एवर नेशनल गाइडलाइंस एनिमल ब्लड ट्रांसफ्यूजन और एनिमल ब्लड बैंक के लिए गाइडलाइंस को रिलीज करा गया है। ओके, आफ्टर दैट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें पीएम किसान धन्यदान कृषि योजना से रिलेटेड, धन धान्य योजना से है। और नीति आयोग प्लेज अ नीति आयोग प्लेज अ की रोल इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। तो धन दान के लिए नीति आयोग जो है वो की रोल प्ले कर रही है। और ईच डिस्ट्रिक्ट विल बी पेयर्ड विद सेंट्रल एंड स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये भी करेक्ट है। और इस डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग मैकेनिज्म विल बी इंट्रोड्यूस टू फॉस्टर हेल्दी कॉम्पिटिशन अमंग स्टेट्स। A dedicated mobile apps will be developed for farmers offering multilingual content in regional languages। तो ये भी सारी की सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट है। आफ्टर दैट यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम अप्रूव बाय द यूनियन कैबिनेट, उसका टोटल बजट आउटले के बारे में पूछ रहा है। कुछ फेमस स्कीम्स हैं, उनका आपको टोटल बजट आउटले जो है वो कवर करना ही पड़ेगा, मतलब याद करना पड़ेगा कि कितना है क्या नहीं है। तो वो आपको ना उसको मतलब कि आपको याद करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है। आफ्टर डेट हम लोग ना ARD सेक्शन को देख लेते हैं। लास्ट सेक्शन ARD सेक्शन देख लेते हैं। क्वेश्चंस जो थे वो थोड़े से अच्छे थे। और यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो MSP के लिए है, वीट और बार्ले की। तो वीट की जो MSP है वो थोड़ा सा मतलब बड़ी दोनों की है, बट वीट बार्ले की जो है वो ज़्यादा हाइक करी है। ओके, कोर सीरियल्स से लेकर के रिलेटेड कुछ ऐसा। और यहाँ पे लिखा था विच सर्विसेज हैव ग्रोन रैपिडली इन इंडियन इकोनॉमी आफ्टर 1991, तो तीनों ही हैं। और एरिस्टोटल मॉडल ऑफ रियोटोरिक कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी प्राइमरी एलिमेंट्स, ये एक्सटेंशन से क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से क्वेश्चन है। और ये गलत हो गया है, मतलब मैंने कुछ मतलब 5 है इसमें, कुछ है वो कुछ और है, मतलब आई डोंट नो, पता नहीं, कहीं तो मैंने कुछ पढ़ा था। और इसमें जो हाउ मैनी प्राइमरी एलिमेंट्स है, तो प्राइमरी एलिमेंट्स इसमें 3 ही हैं। ओके, 5 कैनन्स है रियोटोरिक अरेंजमेंट के। ओके, आफ्टर दैट द यूज़ ऑफ सलाइन वाटर ऑफ वेल्स विद कैनाल वाटर, तो ये है कंजक्टिव यूज़ ऑफ वाटर। और पंचायती राज दिवस कब आएगा? 24 अप्रैल, तो सबको ही याद होगा। और इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन एग्रीकल्चर सेक्टर। और यहाँ पे पल्सेस फिट वेल इन क्रॉपिंग सिस्टम, मैं यहाँ पे ना फोटो पीरियड से कंफ्यूज कर गई थी। मुझे ऐसा लगा पल्सेस जो है वो खरीफ सीजन में लगती है, तो वो लॉन्ग डे का है, इस वजह से मैं कंफ्यूज करके मैंने उसको लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप में कर दिया। मतलब ड्यूरेशन लाइक उनका जो लाइफ स्पैन है उसकी बात कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोलिया डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ बार्ले, मुझे याद नहीं आ रहा था तो मैंने इस क्वेश्चन को मार्क नहीं करा। ये RD 2052 है। ओके, आफ्टर दैट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, which is deficiency of which vitamin causes rough and scaly dermatitis on the bottom of a chick's foot। तो ये विटामिन B2 की वजह से होता है, जिसमें कर्ल टो पैरालिसिस और ये सब आता है। मैंने गलत कर दिया है। और ये स्नेक हेड फिश सबसे ज़्यादा जिनका कल्चर होता है वो चाइना स्ट्राइटा है। आफ्टर दैट इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम, ये कौन से 5 ईयर प्लान के अंदर आया था? विच इज़ इन 3rd 5 ईयर प्लान के अंदर ये आया था। आफ्टर दैट ये मार्जिनल मैन से रिलेटेड क्वेश्चन था और ये गलत है। ओके, मतलब इसका मतलब है एन इंडिविजुअल लिविंग बिटवीन 2 कल्चर्स बट नॉट फुली एक्सेप्टेड इन आइदर, दिस इज कॉल्ड अ मार्जिनल मैन। और स्टबल टाइप ऑफ मोलबोर्ड प्लाउ इज मोस्टली सुटेबल फॉर, इसमें लिखा है ग्रासी लैंड, मुझे ऐसा लगा टफ सॉइल के लिए होगा। ओके, टफ सॉइल रिक्वायर्स अ हैवी ड्यूटी जनरल पर्पस और स्लैट टाइप मोलबोर्ड प्लाउ। ऑप्शन सी, स्टिकी सॉइल्स नीड अ स्लैट और स्कॉच टाइप प्लाउ। ड्राई लैंड नीड्स अ स्पेशल प्लाउ टू ब्रोक हार्ड लॉट्स नॉट स्टबल मैनेजमेंट। रॉक लैंड रिक्वायर्स अ डिगर प्लाउ और चिजल प्लाउ ड्यू टू स्टोन्स एंड रॉक्स।
ओके, स्टबल जो होता है, देखो स्टबल से तो ग्रास रिलेटेड होता ही है, बट मुझे ऐसा लगा, पता नहीं, आई डोंट, ठीक है, बट स्टबल का मतलब ग्रास से होता है, तो ग्रासी लैंड पे होगा। ओके, आफ्टर दैट द फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस एम्ड एट मैक्सिमाइजिंग बोथ वॉल्यूम एंड क्वालिटी ऑफ द फॉरेस्ट, उसको इंटेंसिव फॉरेस्ट बोलते हैं। ग्रीन हाउस गैस उसमें से कौन सी है? मीथेन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेंच टेरेसिंग। बेंच टेरेसिंग को हम लोग स्टेयरकेस फार्मिंग बोलते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग की डेफिनेशन पूछ रहा है, ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स ऑन द सेम लैंड इन वन ईयर। आफ्टर दैट रोज का प्रोपोगेशन कैसे करते हैं? टी और शील्ड बडिंग से करते हैं। उसके बाद मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इन अपलैंड राइस, जो कि पैनिकल इनिशिएशन होता है। और प्राइमरी पर्पस ऑफ द मल्टी मिलेट थ्रेशर, अब थ्रेशर है तो थ्रेशिंग का ही काम करेगा। और ये गोट की एग्जोटिक ब्रीड की बात कर रहा है, जिसका जो मिल्क है उसमें 3 to 4% बटर फैट प्रेजेंट होता है, और वो फ्रेंच एल्पाइन है। ओके, उसके बाद सानेन और टॉगनबर्ग भी आता है, सानेन देन टॉगनबर्ग। ओके, और ये है पीएम आशा के अंदर आता है। ओके, विच अम्ब्रेला स्कीम प्रोवाइड्स मैकेनिज्म लाइक पीएसएस एमआईएस टू इंश्योर एमएसपी ऑपरेशंस एंड प्रोटेक्ट फार्मर फ्रॉम डिस्ट्रेस, और वो पीएम आशा के अंदर आता है। और ये हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंसेज कहाँ पे है? बेल्जियम में है। क्योंकि मतलब कितना भी कोशिश करो, कुछ ना कुछ मिस्टेक तो हो ही जाती है। लाइक यही क्वेश्चन है, इसमें अल्कली फीलिंग है सोडियम हाइड्रोक्साइड से जो करते हैं, मैंने ब्लांचिंग लिख दिया है। आई थिंक वो सन के प्रेजेंस में करते हैं ब्लांचिंग। और ये इसमें नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन का पोर्टल था, इसमें मधु क्रांति पोर्टल है। ओके, याद रखना आपको ये। और क्वेश्चन बहुत बार आस्क्ड भी है, तो इस वजह से मतलब मैंने दो तीन, मतलब मैंने एक पिछली भी मॉक लगाया था, उसमें भी मैंने देखा था सेक्शनल मॉक में। और इन महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश ग्रेप वाइन्स आर प्रून ट्वाइस इन अ मंथ, तो एक बार अप्रैल में करते हैं, एक बार अक्टूबर नवंबर में करते हैं। ओके, मोस्ट सुटेबल क्रॉप फॉर ड्राई लैंड फार्मिंग इन हैवी ब्लैक सॉइल, वो सैफलावर है, मैंने मार्क नहीं किया था, मुझे इसका करेक्ट आंसर नहीं पता था। फर्टिगेशन इन इरिगेशन सिस्टम, मुझे लगा फर्टिगेशन की डेफिनेशन पूछेगा। उसमें पूछ रहा था कि किस लिए करते हैं, टू इंक्रीज द न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन फॉर द प्लांट्स, तो सिली मिस्टेक जो होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है। आफ्टर दैट मराइन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एम पैडा कब स्टैब्लिश हुई थी? 1972 में। इसके बाद फॉर वाटर कंजर्वेशन ड्राई लैंड फार्मिंग में परकोलेशन टैंक्स का हम लोग यूज़ करते हैं। ड्रिप इरिगेशन की एफिशिएंसी 95% से 100% तक होती है, तो वो 95% हो गई। और क्रेडिट ऑफ सक्सेस जो है केवीके की किसको जाती है? चंद्रिका प्रसाद को जाती है। और ये द स्टेज ऑफ एस्ट्रस साइकिल ड्यूरिंग विच अ फीमेल एनिमल सेक्सुअली रिसेप्टिव एंड शोज हीट सिम्टम, तो वो एस्ट्रस होता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो मेरे चैनल पे 2 वीडियो है एस्ट्रस साइकिल और उसके बेसिक इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है एनिमल हस्बेंड्री की एस्ट्रस साइकिल से रिलेटेड और एग्जाम्पल से रिलेटेड, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। आफ्टर दैट व्हाट शुड बी द मॉइस्चर कंटेंट परसेंट एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ द वीट क्रॉप, मैंने इसमें 25 to 30% लगाया था, फिर मैंने आंसर चेंज करके इसको 15 to 20% कर दिया, दिमाग मेरा खराब हो गया। आफ्टर दैट द प्रोटीन कंटेंट इन रोहू फिश 15 to 20% होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च इन जुलाई 2025 व्हाट इज इंडियाज रिवाइज जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट, और इस जीडीपी पता नहीं क्या है, फोरकास्ट एस्टिमेट मेरा बार बार गलत हो रहा है, 6.3 6.5 कभी कुछ कभी कुछ। इसको मैं क्लियर कर लूँगी सारी, एक बार एक जगह लिख लूँगी। और ये क्रीडा कहाँ पे है? हैदराबाद में है। ओके ओके, हु इज कंसिडर द फादर ऑफ पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, अगर आप लोग को ये बात नहीं बताया तो रॉबर्ट चैम्बर्स हैं, बिकॉज बहुत कम लोगों ने आंसर मार्क करा है, इस वजह से रॉबर्ट चैम्बर्स हैं पीआरए के फादर। पोर्ट्रेस नर्सरी में यूज़ करी जाती हैं। आफ्टर दैट लास्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज कॉमनली फाउंड इन हाई माउंटेनियस रीजन विथ कोल्ड क्लाइमेट एंड स्पार्स वेजिटेशन, स्पार्स वेजिटेशन का मतलब बहुत ही दूर दूर वेजिटेशन है, मतलब बहुत ज़्यादा वेजिटेशन वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, बहुत सारी लैंड जो होगी ऐसी होगी जो बहुत खाली होगी, इस वजह से एल्पाइन फॉरेस्ट होगा। ट्रॉपिकल आपको पता है डेसिडियस फॉरेस्ट जो होता है, जहाँ पे उनकी जो लीव्स होती है वो गिर जाती है, वो होते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट। और तो एल्पाइन फॉरेस्ट जो है उसका एग्जाम्पल है। ग्रासलैंड तो पता ही है आपको, और बाकी ये एग्जाम्पल भी दे रखा है एल्पाइन फॉरेस्ट का। ओके,
तो ये हो गया, दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन। और मुझे आरडी सेक्शन अच्छा लगा इनके मॉक का, मतलब लेवल ऑफ क्वेश्चंस अच्छे हैं, एकदम बेसिक बेसिक नहीं है जो हम लोग ईज़िली सॉल्व कर लें, लाइक बहुत बेसिक क्वेश्चंस ऑफ एग्रीकल्चर, वो नहीं है, क्वेश्चंस अच्छे हैं। तो मुझे अच्छा लगा है इनका जो ओवरऑल मॉक है, मॉक का लेवल मॉडरेट है। बाकी थोड़ा बहुत मे बी मुझे ऐसा लगा कि नॉन मेरिट सेक्शन के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से रीजनिंग वगैरह के जो क्वेश्चंस हैं वो मुझे थोड़े से मतलब मॉडरेट लेवल पे लगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगे। और बाकी हो सकता है कि मैं दो मॉक पहले दे चुकी हूँ, तीसरा मॉक है, इस वजह से मुझे नॉन मेरिट सेक्शन थोड़ा सा सही लगने लगा है। मैंने बहुत टाइम से क्वांट रीजनिंग इंग्लिश और इन सब के क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करे थे एज अ मॉक, सो मे बी इस वजह से। बाकी ओवरऑल एनालिसिस तो यही है कि मैं अभी जो बाकी सारे टेस्ट हैं मैं इसके ही फॉलो करूँगी, क्योंकि अब टाइम भी नहीं बचा है और ज़्यादा टेस्ट बदलने से अच्छा है कि अगर मैं दूसरे का सब्सक्रिप्शन परचेज भी करूँगी तो भी मैं सॉल्व नहीं कर पाऊँगी। तो अभी मेरे पास 6-7 मॉक इसके और हैं, अराउंड 6 मॉक्स और हैं, तो अभी मैं इसको ही सॉल्व करूँगी। आपको शो कर देती हूँ ये जो मेरे, ओके मैं आपको सेक्शनल टाइमिंग शो कर देती हूँ। मैंने पीआरडी में 17 मिनट स्पेंड किए थे, आफ्टर दैट ईएसआई में 15 मिनट्स, और उसके बाद जनरल अवेयरनेस के अंदर मैंने सिर्फ 6 मिनट दिए थे, 6 मिनट 31 सेकेंड्स। क्योंकि मुझे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन मुझे ज़्यादा आ भी नहीं रहे थे, इस वजह से मैंने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करे नहीं। आफ्टर दैट डिसीजन मेकिंग में भी मैंने 5 मिनट दिए थे, क्वांट्स में मैंने क्वांट्स में मैंने ज़्यादा मिनट दिए थे, 24 मिनट्स दिए थे। कंप्यूटर में 5 मिनट दिए थे, इंग्लिश में 24 मिनट्स दिए थे, एंड रीजनिंग में 15 मिनट्स दिए थे। सो दिस वाज द ओवरऑल टाइम जो कि मैंने स्पेंड करा था। और मैंने 6 मिनट पहले साढ़े 5 मिनट पहले मैंने पेपर सबमिट भी कर दिया था। सो मेरे जो मार्क्स है ओवरऑल वो 46 है। ये तो 86 तो वो 200 के आउट ऑफ उन्होंने दे रखे हैं, तो ओवरऑल मार्क्स जो है मेरे 46 है। और सॉल्यूशन मैंने आपको दिखा दिया। तो अभी मैं इन्हीं मॉक्स पे रिलाई करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास इनका सब्सक्रिप्शन है। बाकी आप लोग बताइएगा कि आप लोग को मॉक कैसा लगा। और ये जो फर्स्ट मॉक है वो फ्री भी है, तो अगर आप लोग को देना है तो आप दे सकते हैं। ओके बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।